हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कान टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था इस चैप्टर से, ईयर टॉपिक को, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पर नोट कुछ भी नहीं करवाऊँगा आपको, सब कुछ थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ते जाना है। और यहाँ पर डायग्राम जो मैं दूंगा, मैंने अलग अलग डायग्राम दिए यहाँ पे लिए हैं, तो इन डायग्राम के बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है पहली चीज़ कि कान जो होता है उसके वो क्या है, संवेदी अंग होता है। सबको पता है कान क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है। क्लियर? याद रखना है, संवेदी अंग होता है और इसके दो फंक्शन होते हैं, इसके दो कार्य होते हैं। पहला काम होता है सुनना, हियरिंग करना, और दूसरा काम होता है शरीर का संतुलन बनाना, यानी कि बैलेंस करना, बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी के बैलेंस को। तो ये इसके दो काम होते हैं, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि जो कान होता है उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इंटरनली अगर हम बात करें, एनाटोमिकली हम अगर देखते हैं इसको, तो जो कान है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आउटर ईयर। अब इसके बेसिस पर आप देख लीजिए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तीन पार्ट में हम कान को डिवाइड कर रहे हैं। आउटर यानी कि बाह्य कान, मिडिल यानी कि मध्य कान, और अंता यानी कि इनर ईयर। क्लियर? अंता कान। अब हम बात कर रहे हैं बाहर वाले कान की। तो डायग्राम देखिए, बाहर वाले में दो चीज़ आती है, एक तो पिन्ना आता है और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस आता है। याद रखिएगा, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक तो बाह्य श्रवण नलिका, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस का मतलब क्या है, बाह्य श्रवण नलिका, और पिन्ना बाहर वाला पार्ट। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, बाहरी कान के अंदर आते हैं। हम अगर बात करें मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर के अंदर याद रखना बोन्स यानी कि अस्थियाँ आती है। अस्थियाँ में कौन कौन सी, एक तो मेलियस, इनकस और स्टेपीस। मेलियस, इनकस और स्टेपीस, इनको मिस से आप याद कर सकते हो, ये मिस वर्ड से याद रख सकते हो, MIS से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर? तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज आती हैं। अगर हम बात करें मेलियस की, तो मेलियस जुड़ी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। याद रखना, जो बाह्य कान होता है और मध्य कान होता है, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, या फिर इसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है, या फिर हमारी लैंग्वेज में बोले तो कान का पर्दा कहा जाता है। तो ये बाह्य कान और मध्य कान के बीच में प्रेजेंट होती है। तो जो मेलियस हड्डी होती है वो इसी से जुड़ी होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी होती है इनकस, और लास्ट में स्टेपीज होती हैं। स्टेपीज के बारे में आपको पता ही है, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, स्टेपीज। और ये स्टेपीज आगे जाकर ओवल विंडो से अटैच होती है और फिर कोकलिया के अंदर खुलती है। इसको हम देखेंगे क्या ओवल विंडो होता है और क्या कोकलिया। आप इस डायग्राम में एक बार देख लिए, स्टेपीज इन ओवल विंडो, और ये फिर ये कोकलिया वाला पार्ट है। तो ये आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो या नहीं, बाद में आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनर ईयर की। इनर ईयर में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो इनर ईयर में आपको याद रखना है पहली चीज़ तो कि इनर ईयर पूरा तरल से भरा हुआ होता है, यानी कि पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा होता है, और उसके फ्लूइड को अंदर लेबिरिंथ कहा जाता है। क्लियर? उसके तरल को लेबिरिंथ कहा जाता है, इसलिए उसको लेबिरिंथ कहा जाता है। और जो इनर ईयर होता है वो दो पार्ट में विभाजित होता है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला बोनी लेबिरिंथ, जो अस्थियों से, हड्डियों से बना होता है, उसे बोनी कहा जाता है। और दूसरा जो झिल्लियों से बना होता है उसे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है, यानी कि झिल्ली लेबिरिंथ। क्लियर? जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यानी झिल्ली के अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। बिल्कुल याद रखना है बेटा सब चीज़ें। क्लियर? अब यहाँ पर हमने जो हड्डियों को देखा है, इन हड्डियों को आप एक बार सही से देख लीजिए कैसे अटैच होती है। तो वो वाला पार्ट आप देखिए हड्डियों का, ये हड्डियाँ दिख रही है, ये पहली मेलियस वाली हड्डी है, ये मेलियस है, ये इनकस है, ये वाली इनकस है, और ये लास्ट में जो दिख रही है स्टेपीज है। तो इनका बिल्कुल देखना इस तरह से जुड़ी हुई होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, एक दूसरे से ये इस प्रकार से जुड़ी होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये तेज़ी से
जो साउंड वेव्स होती है उनको पहुंचाने का काम करती है, ये इनका काम होता है, हम देखेंगे, है ना। तो अभी आपको ये याद रखना है। अब आपको वापस ये भी आप देख लीजिए एक बार डायग्राम, ये भी उसी का डायग्राम है। जैसे ये पिन्ना है, ये ईयर कैनाल जो ऑडिटरी मेटस होता है, ये ड्रम मेम्ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रम मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये ड्रम मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर ईयर ओसिल्स जुड़ी होती है, यानी कि तीनों को हड्डियाँ जुड़ी होती है। उसके बाद में ये ओवल विंडो में खुलती है, वहाँ से फिर कोकलिया वाला पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल वाला पार्ट होता है, ये हम सबको डिटेल में देखेंगे। ये कोकलिया दिख रहा है, ये स्टेचन ट्यूब। अब हमें देखना स्टेचन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा, आप देखिएगा। स्टेचन नलिका जो होती है वो क्या करती हैं। तो स्टेचन नलिका की हम अगर बात करें तो ये जो आपका फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स वाला पार्ट जो होता है, फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, उसको ये मिडिल ईयर यानी कि मध्य कान से जोड़ने का काम करती है। फेरिंग्स को मध्य कान से जोड़ने का काम करती है, याद रखना बिल्कुल। फेरिंग्स जो होता है उसको मध्य कान से जोड़ने का काम करती है। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है इसका, तो इसका फंक्शन बिल्कुल याद रखना है कि ये जो स्टेचन नलिका होती है ये आपके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी दोनों तरफ एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। क्लियर। तो क्या करती है, जो कर्ण पटे होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके दोनों तरफ दाब को समान रखने का काम करती है। तो बिल्कुल याद रखना ये काम होता है आपके स्टेचन ट्यूब का। क्लियर। अब हमें यहाँ पर आगे दूसरा टॉपिक देखना है, जो है हमारा ईयर ड्रम सॉरी इनर ईयर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, इनर ईयर। तो इनर ईयर को हम देखेंगे। तो इनर ईयर हम पहले ही थोड़ा सा देख चुके हैं कि इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, तो बोनी लेबिरिंथ के अंदर है कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर। क्लियर। बोनी लेबिरिंथ के अंदर और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर। अब बेटा देखिए, आप इसको एनसीईआरटी देखते जाना और बाकी मेरी बातों को सही से ध्यान देते जाना। क्लियर। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप सुनते जाइए कि जो इनर ईयर यानी कि जो अंता कर्ण होता है, जो आंतरिक कान होता है, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो बोनी लेबिरिंथ यानी कि अस्थि लेबिरिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्लियर। एक तो बोनी वाला और एक मेम्ब्रेनस वाला पार्ट होता है। क्लियर। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, याद रखना है बिल्कुल। और अगर हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। क्लियर। अब अगली चीज़ ये याद रखना है कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है ना बेटा, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो कोकलिया, याद रखना, कोकलिया यहाँ पर, कोकलिया आप सही से याद रख लेना। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सही से लिखने का भी नहीं हो रहा है। तो कोकलिया और प्लस दूसरी चीज़ याद रखना है, कोकलिया और दूसरी चीज़ होती है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस जिसे कहा जाता है हिंदी में, याद रखना, वेस्टिबुलर एपरेटस को कहा जाता है वेस्टिबुलर तंत्र कहा जाता है। क्लियर। तो बिल्कुल याद रखना है बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यानी कि जो झिल्ली लेबिरिंथ होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला कोकलिया से, याद रखना, इसकी हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेनस की, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो कोकलिया और दूसरा होता है वेस्टिबुलर तंत्र। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। अधिकतर जो क्वेश्चन उठते हैं वो इनर ईयर से उठते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। क्लियर। तो जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो कोकलिया और एक वेस्टिबुलर तंत्र, वेस्टिबुलर एपरेटस। क्लियर। अब हम यहाँ पर कोकलिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। एक एक करके पहले हम कोकलिया को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम बस आपको बात सुनते जाना है और एनसीईआरटी की थ्योरी और डायग्राम देखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो जो
मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उस दो भागों से मिलकर बना है, कोक्लिया और वेस्टिबुलर तंत्र से। हम कोक्लिया को अब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम कोक्लिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोक्लिया को आपको ये याद रखना है कि कोक्लिया जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, कोइल्ड पोर्शन होता है। कोक्लिया में पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जो कोक्लिया होता है वो कोइल्ड पोर्शन, ये कोक्लिया आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये कोक्लिया है, कोक्लिया दिख रहा है आपको, ये कोइल्ड पोर्शन दिख रहा है। ये कोइल्ड यानी कि घुमावदार, ये घुमावदार होता है, कोइल्ड पोर्शन होता है। ये पहली चीज़ आपको याद रखना है। अब आपको दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जो कोक्लिया, अब कोक्लिया के हम उस डायग्राम पर आ जाते हैं। ये वाला बेटा कोक्लिया का ही डायग्राम है, क्लियर। तो इस वाले हम डायग्राम पर आ जाते हैं, ये कोक्लिया का ही डायग्राम है। तो कोक्लिया जो होता है उसके अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि कोक्लिया के अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती है बेटा। पहली होती है राइसनर झिल्ली, पहली होती है रेसनर झिल्ली जिसे राइसनर झिल्ली कहा जाता है, और दूसरी होती है बेसिलर झिल्ली जिसे आधारी झिल्ली कहा जाता है, आधार झिल्ली। तो पहली राइजनर्स झिल्ली होती है और दूसरी होती है आधार झिल्ली। तो ये कोक्लिया के अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती है, और ये दो झिल्लियाँ जो होती है मिलकर कोक्लिया को तीन भागों में विभाजित कर देती है। बिल्कुल याद रखना है, ये दो झिल्लियाँ मिलकर कोक्लिया को तीन भागों में विभाजित कर देती हैं। पहला भाग कौन सा, ऊपर वाले को कहा जाता है स्केला वेस्टिब्यूली, ये ऊपर वाला भाग होता है स्केला वेस्टिब्यूली कहा जाता है, और इसके अंदर पेरीलिम्फ भरा होता है। बिल्कुल याद रखना है बेटा, स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर पेरीलिम्फ भरा होता है क्योंकि ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट होता है, इसलिए, क्लियर। दूसरी चीज़ याद रखना है कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्केला मीडिया कहा जाता है बेटा। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसे कहा जाता है स्केला मीडिया कहा जाता है, और इसके अंदर भरा हुआ होता है एंडोलिम्फ भरा होता है, क्लियर। एंडोलिम्फ क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का हिस्सा होता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझते जाना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरा जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे स्केला टिम्पेनी बेटा कहा जाता है। और स्केला टिम्पेनी क्यों, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भी पेरीलिम्फ भरा होता है, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जो इनर ईयर है उसमें हम बात कर रहे कोक्लिया की। तो कोक्लिया को दो झिल्लियों ने, एक तो रेसनर मेम्ब्रेन ने और एक आधारी झिल्ली ने मिलकर तीन भागों में डिवाइड किया, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी, क्लियर। स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी में पेरीलिम्फ भरा होता है, जबकि स्केला मीडिया जो होती है उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। ये हमने देखा, क्लियर। अब अगली चीज़ आपको देखना है कि जो स्केला वेस्टिब्यूली होती है ना बेटा, स्केला वेस्टिब्यूली की हम बात कर रहे हैं, जो स्केला वेस्टिब्यूली है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर जाकर खुलती है, यानी कि कहाँ पर ख़त्म होती है, ये हमें देखना है। तो बिल्कुल याद रखना है बेटा। अब ये आपके नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, इसमें दिखना है, अच्छे से देखना है, ये आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है डायग्राम, तो आपको याद रखना है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक्सटर्नल, ये बाहर वाला ईयर है, यहाँ से साउंड वेव्स आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस तक पहुँची, यानी कि बाहा कर्ण झिल्ली तक पहुँची, वहाँ से ये क्या है आपको क्या दिख रही है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुँची जिसे पर्दा कहते हैं। उसके बाद ये मिडिल ईयर में जाती है, जो तीन हड्डियाँ जुड़ी होती है, तीन हड्डियाँ जुड़ी हुई है, ईयर ओसिल्स जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद में इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो इनर ईयर में ये कहाँ पर स्टार्ट, देखो बेटा, यहाँ से आप देखो फेनेस्ट्रा ओवलिस दिख रहा है आपको, फेनेस्ट्रा ओवलिस, इसका मतलब है कि राउंड विंडो होती है। तो ये राउंड विंडो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी राउंड विंडो से जुड़ा हुआ होता है क्या, हमें पता ही है, अभी हमने देखा था ना, राउंड विंडो से कौन जुड़ी होती है, स्टेपिस जुड़ी होती है। तो ये स्टेपिस राउंड विंडो से जुड़ी हुई होती है, क्लियर। स्टेपिस जो होती है, ये स्टेपिस है, ये राउंड विंडो से जुड़ी हुई होती है। ये फेनेस्ट्रा ओवलिस का मतलब है राउंड विंडो, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात किसकी कर रहे हैं हम, स्केला वेस्टिब्यूली की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्केला वेस्टिब्यूली आपको दिख रही है, ये स्केला वेस्टिब्यूली है, क्लियर। ये स्केला वेस्टिब्यूली जो है
ये किससे जुड़ी हुई है इधर, तो ये इधर तो जुड़ी हुई है राउंड विंडो से, सॉरी ओवल विंडो से बेटा, फेनेस्ट्रा ओवलिस मतलब ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। क्लियर। और अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात करें स्केला टिम्पेनी की, अगर हम बात करें, ये स्केला टिम्पेनी है बेटा, तो स्केला टिम्पेनी की हम बात करें तो ये किससे जुड़ी हुई है, फेनेस्ट्रा रोटंडस से, यानी कि राउंड विंडो से जुड़ी हुई होती है। तो बिल्कुल याद रखना है बेटा कि जो स्केला वेस्टिब्यूली होती है वो ओवल विंडो पर समाप्त होती है। स्केला वेस्टिब्यूली जो होती है वो ओवल विंडो पर समाप्त होती है। ओवल विंडो बिल्कुल याद रखना है। स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है, जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। तो बिल्कुल याद रखना है ये चीज़ आपको, राउंड विंडो और ओवल विंडो में कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक। अब ये डायग्राम में ये चीज़ सब दिख रही है बेटा, अगर आप देखें तो यही डायग्राम में आपको ये आपको दिख रहा है स्केला वेस्टिब्यूली, ये कोक्लिया का ही पार्ट है ये, है ना। उसके बाद में ये स्केला मीडिया, ये वाला पार्ट दिख रहा है स्केला मीडिया, और ये स्केला टिम्पेनी वाला पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट दिख रहे हैं। मेम्ब्रेन की हम बात करें तो मेम्ब्रेन भी दिख रही है, देखो ये रेसनर मेम्ब्रेन है, ये रेसनर मेम्ब्रेन है, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक। अब आपको वापस देखना है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ये हमने देखा, हम अभी सिर्फ कोक्लिया को ही पढ़ रहे हैं। कोक्लिया के अंदर अगली चीज़ देखना, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम जो दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम देख रखा है उसमें भी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को बताया गया है ना। तो आप ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को देख लीजिए, ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इस डायग्राम में, ये वाला पार्ट ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है बेटा, ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो आधार झिल्ली होती है उसके ऊपर पाया जाता है। पहली चीज़ ये याद रखना है कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है आधार झिल्ली पर स्थित होता है, यानी कि उसके ऊपर पाया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है बेटा। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहली कोशिका होती है हेयर सेल्स, यानी कि रोम कोशिका कहा जाता है। पहली कोशिका होती है हेयर सेल्स। अब ये डायग्राम में डिटेल में नहीं दे रखा है, आपको याद रखना है, बट मैं उस डायग्राम पर भी आऊँगा वापस, जो है बेटा इसका डायग्राम। तो देखो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का डायग्राम ये दे रखा है बेटा, ये डायग्राम है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का। ये जो वहाँ पर हमें थोड़ा सा दिया है उसका ये पूरा डायग्राम है। तो आप देखो इसमें दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है। एक तो हेयर सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें रोम कोशिकाएं कहा जाता है, और दूसरी होती है बेटा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। क्लियर। तो दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक तो हेयर सेल्स यानी कि रोम कोशिका, और दूसरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टेक्टोरियल झिल्ली से मिलकर बना होता है। अब आपको हेयर कोशिका के बारे में याद रखना है, यानी कि रोम कोशिका का क्या काम होता है। तो एक श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है, याद रखना है, ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करती है, यानी कि श्रवणग्राही का काम करती है। जैसे ही आवाज़ आती है तो उसको क्या करती है, रिसेप्ट करने का काम करती है, ग्राही कर लेती है ना। अब आपको और चीज़ याद रखना है, जो रोम कोशिकाएं होती है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रोम कोशिकाएं होती है ये इसकी आंतरिक सतह, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिए आप, रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की आंतरिक सतह पर पाई जाती है, यानी कि ये अरेंज होती है, रोज में अरेंज होती है, और उसकी इंटरनल साइड पर पाई जाती है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का डायग्राम है, इसकी इंटरनल साइड में पाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना उसकी आंतरिक सतह पर पाई जाती है, बिल्कुल याद रखना है बेटा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, रोम कोशिकाओं का आधारी भाग जो होता है अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। इसका जो लोअर बेसल एंड होता है यानी कि आधारी भाग होता है वो अफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में होता है, यानी कि जो अभिवाही तंत्रिका तंतु होते हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में होता है, यानी कि अफरेंट नर्व फाइबर। अफरेंट का मतलब क्या हो, जो लाने वाला, संदेश लाने वाले, यानी कि संदेश जैसे ही लाएंगे तो ये क्या करेगी,
ये आगे अपना काम करना, ये मुड़ जाती है, फिर उस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है। हम देखेंगे कैसे मैकेनिज्म होता है। तो आपको याद रखना है ये अफरेंट का मतलब यानी कि अभिवाही का मतलब तंत्रिका क्या है, जो लाती है संदेश। क्लियर, ये याद रखना है। और इसका जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट यानी कि जो ऊपरी भाग होता है रोम कोशिका का, उससे कई स्टीरोसीलिया निकलते हैं। याद रखना है, एपिकल पार्ट जो होता है इसका ऊपरी भाग जो होता है उससे कई सारे स्टीरियोसीलिया निकलते हैं बेटा। स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, तो ये आपको याद रखना है। अब स्टीरियोसीलिया भी इस डायग्राम में दे रखा है, क्या हम देखते हैं। तो स्टीरियोसीलिया बेटा यहाँ पर नहीं दिया है इसमें शायद। तो आपको इतना चीज़ याद रखना है। तो दो सेल देखिए आपने, हेयर सेल्स और टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और आपको ये भी दिख रहा है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई किस पर पाया गया, बेसिलर मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली के ऊपर स्थित है। क्लियर। तो अब ये समझ में आपको अच्छे से आया। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये कैसी होती है, ये पतली और इलास्टिक झिल्ली होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। टेक्टोरियल झिल्ली जो होती है पतली लचीली झिल्ली होती है, जो रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पाई जाती है। रोम कोशिका की श्रृंखला जो रोज होते हैं हेयर सेल्स के, उसके ऊपर पाई जाती है। क्लियर। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो हमने कोकलिया को देखा अच्छे से। कोकलिया के अंदर दो झिल्लियाँ थी, रेसनर और बेसिलर झिल्ली। उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। और ओवल विंडो, राउंड विंडो कहाँ पे हमने देखा, ऑर्गन ऑफ कोटाई हमने देखा, उसमें रोम कोशिका और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी। क्लियर। अब हम देखते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस बेटा। वेस्टिबुलर तंत्र किसे कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो आंतरिक कान जो होता है, अंतःकरण जो होता है, उसमें कोकलिया के ऊपर कोकलिया के ऊपर पाया जाता है वेस्टिबुलर तंत्र। जो कोकलिया है उसके ऊपर पाया जाता है वेस्टिबुलर तंत्र, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। आप इस डायग्राम को देखो, ये तो कोकलिया वाला पार्ट है, कोकलिया वाला पार्ट ये है। अब इसके ऊपर वेस्टिबुलर तंत्र पाया जाता है, वेस्टिबुलर तंत्र पाया जाता है, याद रखना। वेस्टिबुलर तंत्र यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम पाया जाए, यहाँ पे वेस्टिबुल लिखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम पाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अभी हम देखेंगे किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो वेस्टिबुलर जो तंत्र होता है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है बेटा। वेस्टिबुलर तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला सेक्यूल, पहला क्या होता है, सेक्यूल होता है। एक तो सेक्यूल को कहा जाता है लघु कोश कहा जाता है। दूसरा होता है यूट्रिकल। एक तो सेक्यूल बिल्कुल याद रखना बेटा, यहाँ पे मैं क्योंकि लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको समझते जाना है और आप खुद नोट कर सकते हो चाहो तो वेस्टिबुलर तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सेक्यूल यानी कि लघु कोश, यूट्रिकल और 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है बेटा। 3 अर्धचंद्राकार नलिका होती है, इनसे मिलकर वेस्टिबुलर तंत्र बना हुआ होता है। बिल्कुल नोट कर लेना है, याद रख लेना है। एक तो सेक्यूल से यानी कि लघु कोश से, यूट्रिकल से, और 3 अर्धचंद्रकारी नलिका होती है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं। सेक्यूल और यूट्रिकल जो होते हैं ना बेटा, सेक्यूल और यूट्रिकल की हम अगर बात करें, सेक्यूल और यूट्रिकल जो होते हैं, अब आप इस डायग्राम को आप देख लीजिए, आप चाहे तो देखो, ये सेक्यूल दिख रहा है इस डायग्राम में, आपको समझ में आ रहा है, ये सेक्यूल है, ये यूट्रिकल है। और अर्धचंद्रकारी नलिका यानी कि हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर केनाल की, तो ये सेमी सर्कुलर केनाल है, ये सेमी सर्कुलर केनाल है। ये 2 और एक 3, ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होती है बेटा, 90 डिग्री पर होती है, याद रखना। ये इससे 90 डिग्री पर है, ये इससे और ये इससे, तो 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं। अर्धचंद्रकारी झिल्ली नलिका होती है जो एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पर यानी कि राइट एंगल पर पाई जाती हैं। तो हमने देखा 3 है, ये यूट्रिकल होता है, इसके ही पार्ट अगला वाला पार्ट जो होता है, एम्पुला वाले पार्ट के बाद में यूट्रिकल वाला पार्ट होता है ये, और ये सेक्यूल वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। अब आपको अगली चीज़ याद रखना है कि जो सेक्यूल और यूट्रिकल होता है उसमें एक मैक्यूला पाया जाता है। अब ये यहाँ पे डायग्राम में मुझे डायग्राम इसका मिला नहीं सही से, इसलिए आप ऐसे ही समझ लीजिए, बस इस लाइन को आप अच्छे से याद रख लेना कि जो आपका ये होता है सेक्यूल और यूट्रिकल,
इसके जो प्रोजेक्टिंग रीज होती है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका प्रोजेक्ट हुआ हुआ पार्ट होता है ऊपर वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे सेंसरी पार्ट भी कहते हैं। संवेदी जो हिस्सा होता है उसे मेक्यूला कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना। और इसमें क्या होता है, ओटोलिथ पाया जाता है। याद रखना बेटा, ये किससे बना होता है, ओटोलिथ से बना होता है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। तो ओटोलिथ के अंदर मेक्यूला भी आ जाता है, लघु कोश भी आ जाता है और यूट्रिकल भी आ जाता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो केवल दो चीज़ से, एक तो सेमी सर्कुलर केनाल और आपको ओटोलिथ याद रखना है। तो ओटोलिथ के अंदर कौन आते हैं, सेक्यूल भी आता है, यूट्रिकल भी आता है और मेक्यूला भी आता है। क्लियर, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हमें हम देख चुके हैं कि जो सेमी सर्कुलर केनाल होती है, यानी कि अर्धचंद्रकारी नलिका होती है, वो कैसी होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर होती है। क्लियर, और अब आपको याद रखना है, ये जो झिल्ली होती हैं, ये पेरिलिम्प जो होता है उसमें सस्पेंडेड रहती है, यानी कि पेरिलिम्प के अंदर लटकी हुई होती है, यानी कि बोनी जो लेबरिंथ होता है उसके अंदर लटकी हुई होती है। ये आपको याद रखना है, या फिर उसमें डूबी हुई होती है, परिलसिका कहा जाता है पेरिलिम्प को, तो उसमें डूबी रहती है, ये आपको याद रखना है। अगली चीज़ याद रखना है, ये डायग्राम आप देख सकते हो कि जो चंद्राकार नलिका होती है, ये एक दूसरे जो समकोण पर दिख रही है आपको, राइट एंगल पर, और झिल्ली नुमा नलिकाएँ जो होती है, इनमें आपको याद रखना है कि इनका फूला हुआ जो आधार भाग होता है उसे एम्पुला कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना है बेटा, इसका फूला हुआ आधार भाग है उसे क्या कहा है, एम्पुला कहा है। और एम्पुला का जो एम्पुला होता है उससे एक आभार निकलता है, जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। उसमें क्या निकलता है, एक आभार निकलता है, उभार निकलता है, उसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं दिया है, पर आपको याद रखना है, इसमें एम्पुला में एक उभार निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहा जाता है। क्लियर बेटा, और प्रत्येक क्रिस्टा जो होता है उसमें रोम कोशिकाएं होती है बेटा, प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, प्रत्येक जो क्रिस्टा होता है उसके अंदर क्या होती है, हेयर सेल्स पाई जाती है। एम्पुला क्या होता है, वो स्वलन बेस होता है सेमी सर्कुलर केनाल का। और क्रिस्टा एम्पुलरिस इज ए स्वलन पार्ट ऑफ एम्पुला, या रिज, प्रोजेक्टिंग रिज कह सकते हैं आप एम्पुला का उसे। क्लियर बेटा, इसमें कोई भी आपको डाउट? अब हमें ये याद रखना है, क्रिस्टा और मेक्यूला जो होते हैं बेटा, एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो कोक्लिया जो था ना, इनर ईयर के अंदर जो कोक्लिया था उसका काम था सुनने के लिए, जो काम होता है वो कोक्लिया का होता है। याद रखना, इनर ईयर की हम बात कर रहे हैं, सुनने का काम कोक्लिया करता है, हियरिंग का वो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ना, जिसमें सेक्यूल, यूट्रिकल, सेमी सर्कुलर केनाल, ओटोलिथ सब हैं, इसका काम क्या होता है, इसका बैलेंस बनाना, यानी कि संतुलन बनाने का काम होता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो ये याद रखना है आपको। तो जो एक पॉइंट और आपको इसमें याद रखना है, जो एनसीईआरटी का पॉइंट है कि बेटा शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या, क्रिस्टा और मेक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं। याद रखना, क्रिस्टा और मेक्यूला जो होते हैं बेटा, क्रिस्टा और मेक्यूला जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, तो याद रखना, क्रिस्टा और मेक्यूला स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी कि विशिष्ट ग्राही होते हैं वेस्टिबुलर तंत्र के, और इनका काम क्या होता है, शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक बेटा, तो आपको ये संरचना समझ में आई। क्लियर, अब हमें देखना है बेटा कि कैसे हमें सुनाई देता है। संरचना अच्छे से समझ में आई बेटा? वीडियो को वापस आप पॉज कर करके और कुछ चीज़ें लिखते जाना अगर आपको समझ नहीं आएगा तो। क्लियर, अब आपको देखना है कि कैसे हमें सुनाई देता है, तो आप ये डायग्राम जो है ना, इसको बस आप समझ लीजिए, और आप जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको देख लीजिए, और कुछ भी मत करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो देखो, साउंड वेव्स जो होती है वो पिन्ना क्या करता है बेटा, कलेक्ट करने का काम करता है। साउंड वेव्स, पिन्ना जो है वो कलेक्ट करने का काम करता है। यहाँ से साउंड वेव्स आई बाहर से,
बाहर से साउंड वेव्स आती है। तो आपको याद रखना है बाह्य कर्ण जो होता है वो ध्वनि तरंगों को क्या करता है, ग्रहण कर कर्ण पटे तक भेजता है, यानी कि वाइब्रेशन को ईयर ड्रम यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक भेजा उसने। बाहर से कलेक्ट करके बाह्य कान के अंदर कौन कौन आता है, एक तो पिन्ना और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, तो इसने इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक भेजा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब वहाँ से ईयर ओसिल्स यानी कि जो आपके अस्थियाँ होती है मेलियस इनकरोस्टेपिस, इनके अंदर कंपन वाइब्रेशन पैदा होता है बेटा, वाइब्रेशन पैदा होता है। जैसे ही वो साउंड वेव्स आती है तो उनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है इन तीनों अस्थियों के मध्य। और ये वाइब्रेशन जो होता है ये कहाँ पर पहुँचता है फिर, ये आगे गोलाकार खिड़की को क्या कहा जाता है, देखा था ना, फेनेस्ट्रा ओलिव, ओवल विंडो, ये ओवल विंडो तक पहुँच जाता है। क्लियर, ये ओवल विंडो तक पहुँच जाता है। अब गोलाकार खिड़की जो होती है उससे कंपन पैदा होता है, क्योंकि हमें पता है ना, बात सुनो, हमने देखा था कि जो इनर ईयर के अंदर क्या होता है, कोक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस, पर सुनने में काम तो केवल कोक्लिया आता है। तो कोक्लिया की हम बात कर रहे हैं, कोक्लिया के अंदर पूरे में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है बेटा। यहाँ तक हमारे कंपन पहुँच चुका है, तो द्रव में जैसे ही हम पत्थर फेंकते हैं किसी द्रव के अंदर, पानी के अंदर, तो उसमें क्या लहरें उत्पन्न होती हैं, ऐसा ही कोक्लिया के अंदर भी होगा। तो जैसे ही फेनेस्ट्रा ओवलिस यानी कि ओवल विंडो तक कंपन पहुंच गया है, तो यहाँ पर अब द्रव के अंदर, क्योंकि यहाँ तक यहीं से कोक्लिया जुड़ा होता है, ये कोक्लिया का पार्ट है पूरा, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, तो यहाँ द्रव में अब क्या होगा, कंपन पैदा हो जाएगा। इससे क्या होगा, गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचता है, जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न होती है। याद रखना वहां पर क्या होती है, जिससे ये जो पेरीलिम्फ होता है ना बेटा, उसका पेरीलिम्फ और पेरीलिम्फ भी होता है बोनी वाले पार्ट का, और मेम्ब्रेनस का क्या होता है, मेम्ब्रेनस वाले पार्ट का एंडोलिम्फ होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या होती है बेटा, तरंगे उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल याद रखना है बेटा। क्लियर। अब इस तरंगों से क्या होगा बेटा, ये जो तरंगे उत्पन्न हुई है इनके कारण जो आधारी झिल्ली होती है ना, बेसिलर मेम्ब्रेन, इसमें गति होती है, इसमें गति होने लगती है, मूवमेंट होने लगता है। और इस मूवमेंट के कारण बेटा, क्योंकि आधारी झिल्ली के ऊपर क्या प्रेजेंट है सबको पता है, अभी देखा था ना, आधारी झिल्ली जो होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बेटा। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक तो रोम कोशिका और एक टेक्टोरियल झिल्ली। तो आधारी झिल्ली में गति के कारण रोम कोशिकाएं मुड़ जाती हैं, उसकी जो रोम कोशिकाएं होती है यानी कि हेयर सेल्स होती है वो मुड़ जाती है, और वो टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालने लगती है, वो मुड़ जाती है। और वो हेयर सेल्स क्या होती है बेटा, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और वो प्रेस करने लगती है, दबाव डालने लगती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर। क्लियर। इसके कारण क्या होगा बेटा, इसके कारण, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सुना था आपने कि जो हेयर सेल्स होती हैं वो किसके क्लोज कांटेक्ट में होती है, देखा था ना, क्लोज कांटेक्ट में होती है अफरेंट नर्व फाइबर यानी कि अभिवाही तंतुओं के क्लोज कांटेक्ट में होती हैं, देखा था आपने। इसलिए वो क्या करेगी, अब फलस्वरूप अभिवाही जो न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो अफरेंट न्यूरॉन से उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर इम्पल्स जनरेट होगी यानी कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न होंगे। और इसके कारण क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगी, ऑडिटरी नर्व यानी कि श्रवण तंत्रिका तक पहुँचाएगी, नर्व इम्पल्स को श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व तक पहुँचेगी। उसके बाद में ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, श्रवण वल्कुट जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है यानी कि मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, वहाँ तक पहुँचाएगी। और उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रेन के अंदर जैसे ही मैसेज पहुँचता है तो वो ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, पहचानेगा, ध्वनि का विश्लेषण करेगा, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या सुनाई दिया है। तो आपको समझ में आया कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले बाह्य कान से आया, हम यहाँ पे एक बार और देख लिए, बाह्य कान से आए, उसके बाद में ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुँच गया। उसके बाद में ये तीनों जो यानी कि अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ, इनके अंदर क्या होता है, कंपन उत्पन्न हुआ, उससे
ओवल विंडो तक पहुंचता है। ओवल विंडो इससे जुड़ा हुआ होता है कोक्लिया से, तो कोक्लिया के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, द्रव के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कंपन उत्सात लहर उत्पन्न हो जाएगी। लहर उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बेसिलर झिल्ली के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है बेटा, उसके अंदर दो कोशिका होती है, रोम कोशिकाएं होती है, और होती है आपकी टेक्टोरियल झिल्ली। तो रोम कोशिकाएं जो होती वो मुड़ जाएंगी, और मुड़ने के कारण टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव पैदा करने लग जाती है, और दबाव के कारण क्या होता है, जो अफरेंट, क्योंकि वो अफरेंट न्यूरॉन से जुड़ा होता है डायरेक्टली, तो इसके कारण उसके अंदर क्या होगा, नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा। और नर्व इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगी, यानी कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने के कारण वो क्या करेगा, आगे श्रवण तंत्रिका को संदेश भेजेगा, और श्रवण तंत्रिका से आगे क्या आ जाएगा बेटा, ब्रेन के अंदर मैसेज चला जाएगा। क्लियर, वहाँ से ब्रेन के अंदर मैसेज पहुँचेगा, और ब्रेन के अंदर एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा कि कैसी ध्वनि आएगी, उसको पहचान के हमें पता चल जाएगा कि क्या सुनाई दिया है। ठीक बेटा, तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ यहाँ पर। आप बिल्कुल अच्छे से देखना बेटा, और ठीक, तो आपको समझ में आया बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।